जब सब डरे हुए थे और पुलिस भी उलझन में थी, तब सामने आया एक ऐसा जासूस जो ना तो कोई अफसर था, ना ही कोई रईस। वो था मॉन्टेग्यू एग, वाइन और स्पिरिट बेचने वाला एक सीधा साधा सेल्समैन। लेकिन क्या एक सेल्समैन की बारीक नज़र वो देख सकती है जो बड़े बड़े जासूस से छूट गया हो? क्या खामोश कमरा और बिखरा हुआ सामान कोई ऐसा सुराग देगा जिसे सिर्फ एक सेल्समैन ही समझ सके? तैयार हो जाइए मशहूर लेखिका डोरथी एल सायर्स की एक ऐसी मिस्ट्री के लिए जहां सच्चाई आपकी आंखों के सामने है, बस उसे देखने के लिए मॉन्टेग्यू एग जैसी नज़र चाहिए। आज की कहानी है मर्डर इन द मॉर्निंग। डिट्चली जाने वाली मुख्य सड़क पर आधा मील आगे जाइए और फिर साइन पोस्ट पर बाईं ओर मुड़ जाइए। मैगल्स में यात्री ने कहा, लेकिन मुझे लगता है आप अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, श्री मॉन्टेग्यू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मैं उस बूढ़े आदमी से कोशिश ज़रूर करूँगा। जैसा कि सेल्समैन की हैंडबुक में लिखा है, छोटे से छोटा मौका भी मत गवाओ, कोशिश के बिना पता नहीं चलता। आखिरकार वो अमीर तो है ही, है ना? पड़ोसी कहते हैं कि गद्दे सोने के सिक्कों से भरे हुए हैं। मैगल्स में बैठे यात्री ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, लेकिन वे कुछ भी कह सकते हैं। मुझे लगा था कि आपने कहा था कि यहाँ कोई पड़ोसी नहीं है। अब वे वैसे नहीं रहे, कहने का मतलब यही है। खैर, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। मिस्टर एग ने अपनी स्टाइलिश ट्रिलबी टोपी को लहराकर इस शिष्टाचार का आभार व्यक्त किया और शांत दृढ़ निश्चय के साथ अपने क्लच को अंदर आने दिया। जून के शनिवार की सुबह की तरह मुख्य सड़क पर हमेशा की तरह भीड़ थी। मेलबरी वुड्स या बीचैम्पटन के पास समुद्र तट की ओर जाने वाले सम्मानित पर्यटक, लेकिन जैसे ही वे हैचफोर्ड मिल 2 मील लिखे साइन पोस्ट के पास वाली छोटी संकरी गली में मुड़ा, वह एक गहरे सन्नाटे और खामोशी में डूब गया, जिसे केवल कभी कभार झाड़ियों से निकलते खरगोश की सरसराहट और उसकी अपनी मॉरिस कार के इंजन की आवाज़ ही तोड़ रही थी। रहस्यमय श्री पिचबैक चाहे जो भी हो, वे निश्चित रूप से एक एकांत प्रिय व्यक्ति थे। जब 1.5 मील आगे गली में मॉन्टी की नज़र एक उपेक्षित से दिखने वाले खेत के बीचों बीच दूर बने छोटे से कॉटेज पर पड़ी, तो उससे लगने लगा कि मैंगल्स में बैठे यात्री की बात सही थी। भले ही श्री पिचबैक अमीर हो, लेकिन वे शायद पिकार्डली के मैसर्स प्लममेट एंड रोज द्वारा आपूर्ति की जाने वाले शराब और स्पिरिट के बहुत बड़े ग्राहक नहीं थे। लेकिन सेल्समैन की हैंडबुक के मैक्सिमम 5 को याद करते हुए, अगर आप वाकई में एक काबिल सेल्समैन हैं, तो आप बिलबोर्ड बॉल को भी रेजर बेच सकते हैं। मिस्टर एग ने अपनी कार को मैदान के प्रवेश द्वार पर रोका, ढीले गेट को उठाया और उसे घसीटकर खोला, जिससे हर सड़ी हुई रेलिंग चरमरा उठी और गीले मौसम में वाहनों के चलने से बने गड्ढों से भरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे बढ़ गए। झोपड़ी का दरवाज़ा बंद था। मॉन्टी ने उस फफोलेदार स्तर पर खुशी से थपथपाया और कोई जवाब ना मिलने पर उसने ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने फिर खटखटाया और फिर इतनी दूर आने के बाद अपनी खोज को छोड़ने की अनिच्छा से पीछे की ओर चला गया। यहाँ भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्या श्री पिचबैक बाहर गए हुए हैं? कहा जाता था कि वे कभी बाहर नहीं जाते थे। स्वभाव से दृढ़ और जिज्ञासु होने के कारण श्री एग खिड़की के पास गए और अंदर देखा। जो उन्होंने देखा उससे वे धीरे से सीटी बजाने लगे। वे वापस पीछे के दरवाजे पर गए, उसे धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। जब आप किसी व्यक्ति के घर पर उसे विस्की का एक केस या 1 दर्जन पोर्ट बेचने के अलावा किसी और इरादे से नहीं पहुंचते, तो उसे अपने ही रसोई के फर्श पर सिर्फ बुरी तरह से चोट के साथ पड़ा हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं। श्री एग ने पश्चिमी मोर्चे पर 2 साल सेवा की थी, लेकिन उन्हें जो दिखा वह पसंद नहीं आया। उन्होंने उस पर मेज़पोश डाल दिया। फिर एक व्यवस्थित व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपनी घड़ी देखी, जो कि 10:25 बता रही थी। विचार करने के लिए 1 मिनट के विराम के बाद उन्होंने परिसर का तेज़ी से दौरा किया। फिर पुलिस को लाने के लिए जितनी तेज़ी से हो सके गाड़ी को चलाते हुए निकल पड़े।
श्री पिचबैक की मृत्यु की जांच अगले दिन हुई और इसके परिणाम स्वरूप अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ जानबूझकर हत्या का फैसला सुनाया गया। अगले पखवाड़े के दौरान श्री मॉन्टेग्यू एग कुछ बेचैनी के साथ अखबार पढ़ते रहे। पुलिस एक सुराग का पीछा कर रही थी। एक व्यक्ति को पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा गया। उस व्यक्ति का हुलिया बताया गया। लाल दाढ़ी, चेक सूट पहने एक आकर्षक दिखने वाला व्यक्ति जो पंजीकृत संख्या WOE 1313 वाली स्पोर्ट्स कार चला रहा था। वह व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया और 300 मील दूर रहने वाले श्री मॉन्टेग्यू एग को उनकी घृणा के साथ सूचित किया गया कि उन्हें बीचहैम्पटन में मजिस्ट्रेटों के सामने गवाही देनी होगी। आरोपी, जिसने अपना नाम थियोडोर बार्टन बताया, उम्र 45 साल, पेशे से कवि, जिस पर मॉन्टी ने बड़ी हैरानी से देखा क्योंकि उसने पहले कभी किसी कवि को इतने करीब से नहीं देखा था। एक लंबा, मजबूत कदकाठी वाला आदमी था जिसने भड़कीले कपड़े पहने थे और उसके हाव भाव से कुछ हद तक बदनामी भरी शान झलक रही थी। मॉन्टी ने सोचा कि उसे लंदन की ईस्ट सेंट्रल इलाके के बारों में घूमते हुए देखा जा सकता है। उसकी आंखें तेज थी और चेहरे का ऊपरी हिस्सा अपने तरीके से आकर्षक था। उसके होठ उसकी घनी भूरी दाढ़ी के अंदर ढके हुए थे। वह पूरी तरह सहज लग रहा था और उसका वकील मौजूद था। मॉन्टेग्यू एग को शव मिलने के बारे में गवाही देने के लिए शुरुआती चरण में बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि शनिवार 18 जून को सुबह 10:25 का समय था और जब उन्होंने शव देखा तो वह काफ़ी गर्म था। सामने का दरवाज़ा बंद था, पीछे का दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। रसोई पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, मानो वहाँ कोई हिंसक झड़प हुई हो, और मृत व्यक्ति के पास खून से सना हुआ एक लोहे का डंडा पड़ा था। उन्होंने पुलिस को बुलाने से पहले जल्दी से तलाशी ली थी। ऊपर के एक शयन कक्ष में उन्होंने एक भारी लोहे का बक्सा खुला और खाली देखा, जिसकी चाबियां ताले से लटक रही थी। झोपड़ी में कोई और व्यक्ति नहीं था, न ही छोटे से आंगन में कोई छिपा हुआ था, लेकिन ऐसा निशान थे जैसे हाल ही में घर के पीछे बने शेड में कोई बड़ी कार खड़ी हुई हो। बैठक में 2 लोगों के नाश्ते का बचा हुआ सामान पड़ा था और मिस्टर एग अपनी कार से मुख्य सड़क से गली से नीचे आए थे और रास्ते में उन्हें कोई नहीं मिला था। उसने उस जगह की तलाशी में शायद 5 से 10 मिनट लगाए होंगे और फिर वह उसी रास्ते से वापस लौट आया जिससे वह गया था। इस बिंदु पर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रामेश ने बताया कि कॉटेज की ओर जाने वाली गली लगभग आधा मील आगे जाकर हैचफोर्ड से होकर गुजरती है। मील से होते हुए वह वापस मुड़कर डिचली से 3 मील पहले बीचहैम्पटन की मुख्य सड़क पर फिर से प्रवेश कर गई। अगला गवाह बॉल्स नामक का एक बेकर था। उसने गवाही दी कि वह सुबह 10:15 पर अपनी वैन से 2 रोटियां देने के लिए उस झोपड़ी में गया था। वह पीछे के दरवाजे पर गया जिसे श्री पिचबैक ने स्वयं खोला था। बुजुर्ग सज्जन पूरी तरह स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे, लेकिन थोड़े घबराए हुए थे और चिड़चिड़े थे। उसने रसोई में किसी और को नहीं देखा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि दरवाज़ा खटखटाने से पहले उसने 2 आदमियों की तेज़ और उत्तेजित आवाज़ें सुनी थी। बॉल्स के साथ आए लड़के ने भी इसकी पुष्टि की और बताया कि उसे रसोई की खिड़की में से एक आदमी की आकृति हिलती हुई दिखी थी। हैचफोर्ड मिल की श्रीमती चैपमैन ने आगे आकर बताया कि वह रोज़ाना श्री पिचबैक की कुटिया में थोड़ी बहुत सफाई करने जाया करती थी। वह सुबह 7:30 बजे आती और रात के 9 बजे चली जाती थी। शनिवार 18 तारीख को भी वह हमेशा की तरह आई थी, लेकिन उन्होंने पाया कि पिछली रात अचानक कोई मेहमान आ गया था। उन्होंने आरोपी थियोडोर बार्टन की पहचान उस मेहमान के रूप में की। वह जाहिर तौर पर बैठक में सोफे पर सोया था और उसी सुबह वापस जा रहा था। उन्होंने उसकी कार शेड में देखी। वह एक छोटी स्पोर्ट्स कार थी और उन्होंने उसका नंबर WOE 1313 विशिष्ट रूप से देखा था, यह सोचकर कि यह कोई अशुभ संख्या नहीं है। शेड का अंदरूनी हिस्सा पीछे के दरवाजे से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया था। उनके जाने से पहले दूध वाला और डाकिया आ चुके थे और किराने की गाड़ी भी शायद उसके तुरंत बाद ही आ गई होगी, क्योंकि वह 9:30 बजे तक मिल पर पहुंच गई थी। जहां तक उन्हें पता था, उनके अलावा कोई और उस कुटिया में नहीं आता था। श्री पिचबैक शाकाहारी थे और अपने बगीचे में खुद सब्जियां उगाते थे। उन्होंने पहले कभी उन्हें किसी से मिलते नहीं देखा था। उन्होंने श्री पिचबैक और आरोपी के बीच किसी तरह की कहासुनी नहीं सुनी थी,
लेकिन उन्हें लग रहा था कि बूढ़ा आदमी ठीक नहीं लग रहा था, वह थोड़ा परेशान लग रहा था। फिर मिल से एक और गवाह आया जिसने सुबह 10:30 बजे से कुछ पहले मिल के पास से एक शक्तिशाली इंजन वाली कार को बहुत तेज़ी से गुजरते हुए सुना था। वह देखने के लिए बाहर भागा क्योंकि उस गली में तेज़ कारें कम ही दिखाई देती थी, लेकिन मिल के ठीक आगे मोड़ पर सड़क के किनारे लगे पेड़ों के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस बिंदु पर पुलिस ने आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के समय दिए गए बयान को पेश किया। उसने कहा कि वह मृतक का भतीजा है और उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने रात उसी कुटिया में बिताई थी। मृतक उसे देखकर प्रसन्न प्रतीत हुआ क्योंकि वे कुछ समय से नहीं मिले थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा काफ़ी तंग हाल है, मृतक ने उसे कविता जैसे कम वेतन वाले पेशे को अपनाने के लिए फटकारा, लेकिन दयालुतापूर्वक उसे एक छोटा सा ऋण देने का पेशकश की, जिसे आरोपी ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री पिचबैक ने अपने शयनकक्ष में रखा संदूक खोला और उसमें से कई नोट निकाले, जिनमें से उन्होंने 10 5 पाउंड के नोट उसे दिए और उपहार के साथ साथ कड़ी मेहनत का एक छोटा सा उपदेश भी दिया। यह घटना लगभग 9:45 या उससे कुछ पहले घटी थी। कम से कम श्रीमती चैपमैन के परिसर में सुरक्षित निकल जाने के बाद बक्सा नोटों और प्रतिभूतियों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था और श्री पिचबैक ने श्रीमती चैपमैन और आमतौर पर व्यापारियों दोनों पर अविश्वास व्यक्त किया था। बयान में आगे कहा गया कि आरोपी का अपने चाचा से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ था और वह लगभग 10 बजे के आसपास झोपड़ी से निकल गया था और डिचली और फ्रॉकथॉर्प होते हुए वीचैम्पटन चला गया था। वहाँ उसने अपनी कार एक मित्र के पास छोड़ दी थी जिसके वह थे और एक मोटरबोट किराए पर लेकर ब्रिटनी में 2 सप्ताह बिताने चला गया था। वहाँ उसे अपने चाचा की मृत्यु के बारे में तब तक कुछ पता नहीं था जब तक जासूस निरीक्षक नामेज के आने पर उसे अपने खिलाफ संदेह के बारे में सूचित नहीं किया गया। वह अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए तुरंत वापस लौट आया था। पुलिस का सिद्धांत यह था कि जैसे ही आखिरी व्यापारी घर से निकला, पार्टर ने बूढ़े आदमी की हत्या कर दी, उसकी चाबियां ले ली, पैसा चुरा लिया और भाग गया, यह सोचकर कि सोमवार की सुबह श्रीमती चैपमैन के आने तक शव नहीं मिलेगा। जब थियोडोर बार्टन के वकील इंस्पेक्टर रामे से यह स्वीकार करवा रहे थे कि गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से केवल 6 बैंक ऑफ इंग्लैंड के 5 पाउंड के नोट और कुछ सीलिंग मूल्य फ्रांसीसी नोट ही बरामद हुए थे, तभी श्री ए को एहसास हुआ कि कोई उनकी गर्दन के पीछे बहुत ज़ोर ज़ोर से और उत्तेजित होकर सांस ले रहा है। और तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका सामना एक बुजुर्ग महिला से हुआ जिनकी उभरी हुई आंखें घबराहट से मानो बाहर निकल आने वाली थी। महिला अपनी सीट पर उछलते हुए बोली, हे भगवान। श्री एग ने हमेशा की तरह विनम्रता से कहा, क्षमा करें, क्या मैं आपके रास्ते में आ रहा हूँ? ओह धन्यवाद। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उन्हें कुछ बताना है। बेचारा आदमी, वह बिल्कुल भी दोषी नहीं। मुझे पता है कि वह नहीं है। ओह कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे पुलिस के पास जाना होगा? हे भगवान, मुझे लगा था, मुझे पता नहीं था। मैं पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं रही। मुझे पता है कि वे उसे दोषी ठहरा कर ले जाएंगे। कृपया उन्हें रोकें। इस अदालत में उसे दोषी साबित नहीं किया जा सकता, मॉन्टी ने शांत भाव से कहा। उसे मुकदमे के लिए भेजा जा सकता है। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने ऐसा नहीं किया। वह वहाँ था ही नहीं। कृपया इसके बारे में कुछ कीजिए। वह इतनी गंभीर लग रही थी कि श्री एग ने अपना गला थोड़ा साफ किया और अपनी टाई ठीक की। फिर साहसपूर्वक खड़े होकर बुलंद स्वर में कहा, माँ महिम। न्यायाधीशगण घूरते रहे, वकील घूरते रहे, आरोपी घूरता रहा, हर कोई घूरता रहा। यहाँ एक महिला है, मॉन्टी ने कहा, जो मुझे बताती हैं कि उसके पास आरोपी की ओर से देने के लिए महत्वपूर्ण सबूत है। घूरती निगाहें उस महिला पर टिक गई, जो तुरंत उठ खड़ी हुई, अपना हैंडबैग गिराते हुए रोते हुए बोली, हे भगवान, मुझे बहुत खेद है। मुझे डर है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था। वकील, जिनके चेहरे पर आश्चर्य, झुंझलाहट और उम्मीद के भाव अजीब तरीके से एक साथ उभर रहे थे, तुरंत आगे आए। महिला को बाहर निकाला गया और कुछ देर दबी आवाज़ में बातचीत हुई, जिसके बाद वकील ने कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय,
मेरे मुवक्किल को अपना बचाव सुरक्षित करने के लिए निर्देश दिया गया था। लेकिन चूंकि वह महिला, जिसे मैंने इस क्षण तक कभी नहीं देखा है, ने इतनी उदारता से अपना बयान दिया है जो आरोप का पूर्ण उत्तर प्रतीत होता है, शायद माननीय न्यायाधीश महोदय इस स्तर पर उसे सुनना पसंद करेंगे। थोड़ी चर्चा के बाद पीठ ने निर्णय लिया कि यदि आरोपी सहमत है तो साक्ष्य सुनना चाहेंगे। महिला को कटघरे में खड़ा किया गया और मिलीसेंट एडलाक क्विक के नाम से शपथ दिलाई गई। मैं अविवाहित हूँ और वुडबरी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में कला शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। शनिवार 18 तारीख को छुट्टी थी और मैंने सोचा कि मैं मेलबरी वुड्स में अकेले ही एक छोटी सी पिकनिक मनाऊंगी। मैं लगभग 9:30 बजे अपनी छोटी सी कार से निकली। मुझे डिटचली पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग जाता। मैं कभी तेज़ गाड़ी नहीं चलाती और सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत खतरनाक। डिटचली पहुंचकर मैं बीचहैम्पटन जाने वाली मुख्य सड़क पर दाईं ओर मुड़ गई। थोड़ी देर बाद मुझे यह शक होने लगा कि क्या मैंने गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डाला है। मेरा पेट्रोल गेज ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं रुककर पूरी तरह से जांच कर लूं। तो मैं सड़क किनारे एक गैरेज के पास रुक गई। मुझे ठीक से याद नहीं कि वह कहाँ था, लेकिन वह डिटचली से थोड़ा आगे डिटचली और हेल्पिंगटन के बीच में था। वह उन बेहद बदसूरत जगहों में से एक थी जो चमकीले लाल रंग से रंगे नालीदार लोहे से बनी थी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसी इमारतें बनाने की अनुमति देनी चाहिए। मैंने वहाँ मौजूद एक युवक से, जो बहुत ही मददगार था, अपनी गाड़ी से पेट्रोल भरवाने को कहा। वही मेरी नज़र उस सज्जन पर पड़ी। जी हाँ, मेरा मतलब था श्री बार्टन से है, जो आरोपी हैं, जो अपनी कार में आए। वे डिटचली की तरफ से आ रहे थे और काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने सड़क के बाईं ओर गाड़ी रोकी। गैराज दाईं ओर है, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ देख लिया। मैं उन्हें पहचान गई। उनकी दाढ़ी और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। उन्होंने वही सूट पहना हुआ था जो अब भी पहने हैं। इसके अलावा मैंने उनकी कार का नंबर भी देखा। कितना अजीब नंबर है ना, WOE 1313। हाँ, खैर, उन्होंने बोनट खोला और शायद स्पार्क प्लग के साथ कुछ किया और फिर गाड़ी चलाकर चले गए। ये कितने बजे का समय था? मैं बस आपको यही बताने वाली थी। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो पाया वह बंद हो गई थी। बहुत झुंझुलाहट हुई। मुझे लगता है कि यह स्टीयरिंग व्हील के कंपन के कारण हुआ होगा। लेकिन मैंने गैराज की घड़ी देखी जो दरवाजे के ठीक ऊपर लगी थी। उसमें 10:20 हो रहे थे, इसलिए मैंने अपनी घड़ी का समय उसी के अनुसार सेट कर लिया। फिर मैं मेलबरी वुड चली गई और वहाँ मैंने अपना छोटा सा पिकनिक मनाया। कितना सौभाग्यशाली था, है ना, कि मैंने उस समय घड़ी देख ली, क्योंकि मेरी घड़ी बाद में फिर रुक गई। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब वह सज्जन गैराज में रुके थे तब 10:20 हो रहे थे। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वह उस बेचारे आदमी की झोपड़ी में 10:15 से 10:25 के बीच हत्या कैसे कर सकते थे, क्योंकि वह जगह 20 मील से भी ज़्यादा दूर होगी, शायद उससे भी ज़्यादा। मिस क्विक ने अपनी बात खत्म करते हुए हल्की सी आह भरी और विजय भाव से चारों ओर देखा। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रामेश के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मिस क्विक ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी कहानी पहले से क्यों नहीं बताई। जब मैंने अखबारों में विवरण पढ़ा तो मुझे लगा कि यह वही कार होगी जो मैंने देखी थी, क्योंकि उसका नंबर मिलता जुलता था। लेकिन जाहिर है मैं पक्का नहीं कह सकती थी कि वह वही आदमी था। विवरण कितने भ्रामक होते हैं, और जाहिर है मैं किसी पुलिस मामले में नहीं पढ़ना चाहती थी। स्कूल आप जानते हैं, माता पिता को ये पसंद नहीं आता। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार आकर इस सज्जन को खुद देख लूं तो मुझे पूरी तरह यकीन हो जाएगा। और हमारी प्रधानाध्यापिका मिस वैगस्टाफ ने बड़ी मेहरबानी से मुझे आने की इजाज़त दे दी। हालांकि आज का दिन मेरे लिए बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि आज मेरा सबसे व्यस्त दिन है। लेकिन मैंने कहा कि यह जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है, और ऐसा ही है ना? मैजिस्ट्रेट ने मिस क्विक के जनहितकारी हस्तक्षेप के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और दोनों पक्षों के तत्काल अनुरोध पर नए साक्ष्यों के आगे की जांच के लिए अदालत को स्थगित कर दिया। चूँकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि मिस क्विक जल्द से जल्द संदिग्ध गैराज की पहचान कर लें, इसलिए यह व्यवस्था की गई कि वे इंस्पेक्टर रामेश और उनके सार्जेंट के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकले।
श्री बार्टन के वकील भी अपने मुवक्किल के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ गए। हालांकि एक छोटी सी समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस की गाड़ी पूरे दल को आराम से ले जाने के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं है और श्री मॉन्टेग्यू एग अपनी मॉरिस में चढ़ते समय इंस्पेक्टर द्वारा रोके जाने पर लिफ्ट मांगने लगे। ज़रूर, मॉन्टी ने कहा, मुझे खुशी होगी। वैसे भी आप मुझ पर नज़र रख सकेंगे, क्योंकि अगर उस आदमी ने यह नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं दोषी हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा महोदय, निरीक्षक ने कहा, जो स्पष्ट रूप से इस तरह के विचार पठन से आश्चर्यचकित था। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मॉन्टी ने कहा। वह मुस्कुराया। उसे सेल्समैन के लिए अपना पसंदीदा आदर्श वाक्य याद आया। खुशमिजाज चेहरा और खुशमिजाज आवाज़ ऑर्डर बुक में ऑर्डर दर्ज करवाता है। और बीचहैम्पटन में डिचली जाने वाली सड़क पर पुलिस कार के पीछे खुशी खुशी चल पड़ा। अब तो हमें इसके पास ही पहुंचना चाहिए, हेल्पिंगटन को पीछे छोड़ते हुए रामेश ने कहा। हम डिचली से 10 मील और पिचबैक की कुटिया से लगभग 25 मील दूर हैं। चलो देखते हैं, यह सड़क के बाईं ओर होगा, इसी दिशा में जाते हुए। अरे वाह, यह तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा। गाड़ी रुक रही है। पुलिस की गाड़ी सड़क के किनारे एक अलग थलग खड़ी बदसूरत से दिखने वाली नालीदार लोहे की इमारत के सामने रुक गई, जिस पर तरह तरह के चमकीले विज्ञापन बोर्ड और कई पेट्रोल पंप लगे हुए थे। श्री एग ने अपनी मॉरिस कार को उसके बगल में खड़ा कर दिया। क्या यही वह जगह है मिस क्विक? खैर, मुझे नहीं पता। यह कुछ ऐसा ही था और यह लगभग यही था, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकती। ये सभी भयानक छोटी जगह एक जैसी ही है, लेकिन अरे मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। जाहिर है ये वह जगह नहीं है। यहाँ कोई घड़ी नहीं है। दरवाजे के ठीक ऊपर एक घड़ी होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी गलती करने के लिए मुझे बहुत खेद है। हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। ये यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। छोटा जुलूस फिर आगे बढ़ा और 5 मील आगे जाकर एक बार फिर रुक गया। इस बार कोई गलती नहीं हो सकती थी। एक और भद्दा लाल रंग का नालीदार गैरेज, और भी तख्ते और भी पेट्रोल पंप और एक बड़ी घड़ी जिसकी सुइयाँ 7:15 पर थी। मुझे पूरा यकीन है कि यही होगा, मिस क्विक ने कहा। हाँ, मैं इस आदमी को पहचानती हूँ, उन्होंने आगे कहा। तभी गैरेज का मालिक यह देखने के लिए बाहर आया कि क्या चाहिए। पूछताछ करने पर मालिक निश्चित रूप से यह नहीं कह सका कि उसने 18 जून को मिस क्विक की गाड़ी में पेट्रोल भरा था। उसने इससे पहले और बाद में भी कई गाड़ी में पेट्रोल भरा था, लेकिन घड़ी के बारे में वह पूरी तरह आश्वस्त था। घड़ी हमेशा सही समय बताती थी और जब से लगी थी तब से कभी रुकी नहीं थी, ना ही खराब हुई थी। अगर उसकी घड़ी में 10:20 हो रहे थे तो 10:20 ही समय था और वह राज्य की किसी भी अदालत में यही गवाही देगा। उसे पंजीकृत संख्या WOE 1313 वाली कार देखने की याद नहीं थी, लेकिन उसे याद करने का कोई कारण भी नहीं था, क्योंकि वह कभी मरम्मत के लिए नहीं आई थी। जो वाहन चालक गाड़ी का निरीक्षण करना चाहते थे वे अक्सर उसकी गैराज के आसपास रुकते थे, ताकि अगर उन्हें कोई ऐसी समस्या मिले जिसके लिए विशेषज्ञ की मदद की आवश्यकता हो तो वे उसे देख सकें। लेकिन ऐसी घटनाएं इतनी आम थी कि वह उन पर ध्यान नहीं देता था, खासकर व्यस्त सुबह के समय। लेकिन मिस क्विक को पूरा यकीन था, उन्होंने उस आदमी, गैराज और घड़ी की पहचान कर लिया था। एहतियात के तौर पर दल डिचली तक गया, लेकिन सड़क के किनारे कई गैराज होने के बावजूद भी कोई भी गैराज ठीक उसी विवरण से मेल नहीं खाता था। या तो उनका रंग गलत था, या वे गलत सामग्री से बने थे, या उनमें घड़ी नहीं थी। इंस्पेक्टर ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, खैर, जब तक हम मिलीभगत साबित नहीं कर देते तब तक यह बात बेकार है। वह गैराज जहां उसने मार्टन को देखा था पिचबैक की कुटिया से 18 मील दूर है, और चूंकि हम जानते हैं कि बूढ़ा आदमी 10:15 पर जिंदा था, इसलिए बार्टन उसे मार नहीं सकता तब तक कि लगभग 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ना चल रहा हो, जो अभी मुमकिन नहीं है। खैर, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। यह मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मॉन्टी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। रसोई में उस बेकर ने जो आवाज़ें सुनी थी उनका क्या?
मुझे पता है कि वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपके आने जाने का समय चेक किया है। श्री रामेश मुस्कुराए। शायद बाकी पैसे कहीं मिल जाएं। आखिर रोज़ का काम तो है ही। हमें अब वापस चलना चाहिए। मोंटी ने पहले 18 मील तक सोच विचार करते हुए चुपचाप गाड़ी चलाई। वे अभी उस गैराज के पास से गुजरे ही थे जहां घड़ी लगी थी कि मिस्टर एग ने एक विस्मयबोधक व्यक्त किया और गाड़ी रोक दी। हेलो, निरीक्षक ने कहा। मेरे पास एक विचार है, मोंटी ने कहा। उसने अपनी जेब से डायरी निकाली और उसमें देखा। हाँ, मैंने यही सोचा था। मुझे एक संयोग मिला है। चलिए इसकी जांच करते हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? किस्मत पर भरोसा मत करो, बल्कि सटीक रहो और छोटी से छोटी बात की भी जांच करो। उसने डायरी वापस रखी और पुलिस की गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वे उस गैरेज के पास पहुंचे जिसने सबसे पहले उनका ध्यान खींचा था। वह गैरेज जो सभी निर्देशों के अनुरूप था, सिवाय इसके कि उसमें घड़ी नहीं थी। यहाँ वह रुका और उनके पीछे आ रही पुलिस गाड़ी भी रुक गई। मालिक उम्मीद भरी निगाहों से बाहर आया और उसे देखकर सबसे पहले जो बात ध्यान में आई वह थी उसकी शक्ल। उस आदमी से जो उन्होंने दूसरे गैराज में इंटरव्यू किया था देखी थी। मोंटी ने इस बात पर विनम्रता से टिप्पणी की। बिल्कुल सही, उस आदमी ने कहा। वह मेरा भाई है। तुम्हारे गैराज भी एक जैसे हैं, मोंटी ने कहा। उसी कंपनी से खरीदा गया है। उस आदमी ने कहा। पुर्जों की आपूर्ति की जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन किसी भी कुशल कारीगर द्वारा रातों रात आसानी से खड़ा किया जा सकता है। श्री एग ने सहमति जताते हुए कहा। यही तो बात है। मानकीकरण से श्रम में और खर्च में भारी बचत होती है। हालांकि आपके पास घड़ी नहीं है। अभी नहीं, मैंने एक ऑर्डर दिया है। कभी नहीं हुई? कभी नहीं। क्या आपने इस महिला को कभी देखा है? उस व्यक्ति ने मिस क्विक को सिर से पैर तक ध्यान से देखा। हाँ, मुझे लगता है मैंने देखा है। एक दिन सुबह पेट्रोल भरवाने आई थी, लगभग 2 हफ्ते पहले शनिवार को। मुझे चेहरे अच्छे से याद रहते हैं। उस समय का क्या समय होगा? 11 बजने में 10 मिनट बाकी होंगे या उसके कुछ मिनट बाद। मुझे याद है कि मैं अपने नाश्ते के लिए केतली में पानी उबाल रहा था। मैं आमतौर पर उस समय कप में चाय पीता हूँ। इंस्पेक्टर ने उत्सुकता से कहा। 10:50। ओह, यह? उसने जल्दी से हिसाब लगाया। कोटिया से लगभग 22 मील दूर है। हत्या के समय लगभग आधा घंटा, 44 मील प्रति घंटा। वह इतनी तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार में भी इतनी दूरी तय कर सकता है? हाँ, लेकिन वकील ने बात काटते हुए कहा। बस 1 मिनट, मोंटी ने कहा। क्या तुमने नहीं किया? उसने आगे कहा। मालिक ने पूछा। क्या आपके पास कभी ऐसी घड़ी थी जिसमें रोशनी से समय दिखाने के लिए घुमाने वाली सुइया हो? हाँ, मैंने किया था। असल में वह अभी भी मेरे पास है। वह दरवाजे के ऊपर टंगा रहता था, लेकिन मैंने उसे पिछले रविवार को उतार दिया। लोगों को वह काफ़ी असुविधाजनक लगता था। वह हमेशा उसे असली घड़ी समझ लेते थे। और 18 जून को रोशनी करने का समय? मोंटी ने धीरे से कहा। मेरी डायरी के अनुसार 10:20 था। वाह, यह तो कमाल है। इंस्पेक्टर रामेश ने अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा। मिस्टर एग, यह तो वाकई बहुत चालाकी है। एक शानदार विचार, एक शानदार विचार, मोंटी ने स्वीकार किया। जो विक्रेता अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा वह खुद को भी बहुत सारी परेशानियों से बचा लेगा, या कम से कम हैंडबुक तो यही कहती है। तो आखिर कातिल कौन था? जब पुलिस ने हार मान ली और सारा शक मॉन्टेग्यू एग पर आ गया, तब मोंटी ने अपनी सेल्समैन वाली पैनी नज़र का इस्तेमाल किया। उसने साबित कर दिया कि जिस भतीजे को निर्दोष माना जा रहा था उसका एलिबाई सिर्फ एक छलावा था। मोंटी ने दिखाया कि समय और रास्तों की छोटी सी हेराफेरी करके कैसे उस कत्ल को अंजाम दिया गया जिसे सब नामुमकिन मान रहे थे। अंत में अपनी सेल्समैन हैंडबुक के नियमों और साधारण तर्क से मोंटी ने असली चेहरे से नकाब हटा दिया। जैसे कि मोंटी कहता है, एक अच्छा सेल्समैन कभी बहस नहीं करता, बस सही वजह बताता है। अगर आपको यह मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और क्लासिकल डिटेक्टिव कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ।